हेलो दोस्तों, मैं शकील अहमद क्लासेज में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि जन राष्ट्रवाद का युग 1919 जो 1939 तक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि गांधी जी का आगमन होता है, उसके बाद जो तीन क्षेत्रीय जो सत्याग्रह करते हैं, चंपारण सत्याग्रह 1917 में करते हैं, 18 में देखते हैं कि उसके बाद आपको अहमदाबाद मिल हड़ताल जो होती है वो, उसके बाद देखते हैं कि 1918 में ही एक और खेड़ा सत्याग्रह जो किसान से ही संबंधित है, लगान से संबंधित है, वो उन्होंने किया, जो कि सफल एक सत्याग्रह रहा। सफल सत्याग्रह रहने के बाद देखते हैं कि देखिए 1919 में एक रॉलेट एक्ट आता है। 1919 में देखिए अभी जो क्या चल रहा है उसको देखिए, बारीकी से हमने बताया क्या क्या पढ़ना है, उसी को हम लेके आए हैं। देखिए अब रॉलेट एक्ट को पढ़ेंगे आज। इसके ही वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो वो कांड हुआ, उसको भी पढ़ेंगे। अब कांड के बाद जो एक आयोग बनता है, हंटर आयोग, उसको पढ़ेंगे। चलिए ये तीन चीजों के पढ़ेंगे और हम उम्मीद करते हैं विस्तृत रूप से कहानी की तरह पढ़ेंगे, जहां से आपका क्वेश्चन कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है और बहुत अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन आता है। बीपीएससी लेवल का आपका क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली भी आ सकता है, तो उसको भी अच्छी तरह से इसमें कोशिश करेंगे समझने की। देखिए रॉलेट एक्ट कानून जो है वो क्यों आता है, तो देखिए रॉलेट एक्ट कानून, जहां हमने बताया था पिछले वीडियो में कि रॉलेट एक्ट कानून जो है वो जो विद्रोहियों, जो एक तरह से कह सकते हैं कि आपको क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी, जो विद्रोह चल रहा था, वो छिटपुट जो घटनाएं चल रही थी, उसी को जो है रोकने के लिए ये रॉलेट एक्ट लाया गया। तो रॉलेट एक्ट का क्या था उसको देखते हैं। एक तरह से काला कानून कहा गया, और क्या था देखते हैं। देखिए रॉलेट एक्ट मतलब क्या, रॉलेट देखिए इसके नाम है सर सिडनी रॉलेट, एक नेम थे। इनके ही अध्यक्षता में यानी समिति में इसका सिफारिश किया गया कि एक रॉलेट एक्ट 1919 पास किया गया सर सिडनी रॉलेट के द्वारा। और इसमें क्या था, उद्देश्य क्या रहा कि क्रांतिकारी गतिविधियां जो है उसको रोकने के लिए हमें ये एक्ट लाएंगे। अब इस एक्ट के अंदर क्या था कि इसके थ्रू जो है विशेष न्यायालय की स्थापना किया जाए। विशेष मतलब एक स्पेशल न्यायालय जो एक बाकी से अलग होगा। बाकी से कैसे अलग होगा उसको देखते हैं। देखिए अभी विशेष न्यायालय में जो भी एक निर्णय लिया जाएगा, तो वो देखते हैं कि कहीं देखिए विशेष न्यायालय के विरुद्ध कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते। आज क्या है कि अगर आपको लोअर कोर्ट में आप कुछ करते हैं, वहां से कुछ डिसीजन आता है, तो फिर हाई कोर्ट में आपको जाकर आपको अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट से भी आपको अगर लगता है कि नहीं, निर्णय हमारे पक्ष में नहीं है, हमको और न्याय की जरूरत है, तो आप जाकर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर नहीं, विशेष न्यायालय में जो हो गया, अगर वहां निर्णय हो गया, उसके विरुद्ध में आप कहीं भी नहीं जा सकते। एक बड़ी दुर्भाग्य था। आगे देखते हैं कि इसमें क्या एक और दिया गया कि प्रांतीय सरकार, ठीक है, प्रांतीय जो सरकार थी, देखिए प्रांतीय सरकार और एक तरह से केंद्रीय सरकार दो थी। अब जो 1919 का जो हम भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारे आपको पता हो जाएगा, हम लोग को पता चलेगा कि प्रांतीय सरकार को ही थोड़ा मजबूत बनाने के लिए, यानी कि ज्यादा शक्ति देने के लिए 1919 का अधिनियम लाया गया। लेकिन उसमें भी कुछ खामियां थी, उसको भी हम देखेंगे, और उसमें और क्या क्या विशेषताएं भी थी उसको भी देखेंगे। चलिए तो प्रांतीय सरकार जो है, प्रांतीय सरकार को जो है बिना वारंट के तलाशी लेने, यानी प्रांतीय सरकार जो है उसको एक अधिकार दे दिया कि बिना वारंट के किसी की भी तलाशी ले सकता है और गिरफ्तारी भी कर सकता है। तो ये सब जो है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि डायरेक्ट एक काला कानून था, जो कह सकते हैं कि भारतीयों पर लादा गया था। और इसके तहत हम देखते हैं कि लोगों को बहुत सारे चीजों में अब सोचने की जरूरत पड़ गई। तो इसी के विरोध में हम देखते हैं कि आपको अप्रैल में 6 अप्रैल के लगभग आप आसपास, हम कह सकते हैं 6 अप्रैल के आसपास देखते हैं कि गांधी जी ने एक प्रथम कह सकते हैं कि जन आंदोलन का, सत्याग्रह का इन्होंने ढांचा तैयार कर लिया और सभी से आग्रह भी किया है कि हम लोग खुली तरह से इसका विरोध करेंगे। उसी विरोध के क्रम में हम देखते हैं कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। फिर बाद में देखते हैं कि 9 अप्रैल को भी कुछ और नेता का गिरफ्तारी हो जाती है, कुछ हिंसक घटनाएं घटित हो जाती है। तो उसके बाद देखते हैं कि जलियांवाला बाग जो है वो भी आता है। चलिए इसमें हम नोट करके मैं ले आता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए रॉलेट एक्ट को हमने समझ लिया कि ये क्या था। अब देखेंगे उससे गतिविधियां आगे कैसे बढ़ी। देखिए रॉलेट एक्ट जब आया,
इसके विरोध में जो है सत्याग्रह का आह्वान गांधी जी ने किया। कब किया? 6 अप्रैल 1919 को। तो जगह जगह पर इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए इन्होंने आह्वान किया। तो विरोध प्रदर्शन करने के लिए तो हिंसक नहीं, अहिंसक रूप से, मतलब तोड़ फोड़ ये सब नहीं करने के लिए कहा। जो बाजार बंद कर दो, ये करो, लेकिन हिंसक घटनाएं मत करो। आपको पंजाब से लेकर के आप बंबई तक, आपको दिल्ली तक, सभी जगह इन्होंने आह्वान किया। उसके बाद देखते हैं कि देखिए आह्वान करने के 2 दिन ही बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। देखिए अब तक गांधी जी ने जो है वो मास स्केल पे, यानी कि पूरा इंडिया को इन्होंने लीड करना अभी से शुरू किया। पूरा भारत के लोग भी इनको जानने लगे थे। इससे पहले जो चंपारण सत्याग्रह किया, मिल अहमदाबाद मिल हड़ताल किया, उसमें भाग लिया। तीसरा जो है आगे चलकर खेड़ा सत्याग्रह, इसके बाद से ये प्रचलित हो चुके थे। चलिए, गांधी जी गिरफ्तार 8 अप्रैल को कर लिए गए। तो गांधी जी 8 अप्रैल को गिरफ्तार, इसके एक दिन बाद ही लगभग 9 अप्रैल, कहीं कहीं 10 अप्रैल भी आता है, 2 और नेता, पंजाब में 2 और नेता थे। देखिए पंजाब में 2 नेता थे, सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, और दूसरा डॉक्टर सत्यपाल। ये दोनों को पंजाब में अमृतसर के में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया 9 अप्रैल 1919 को। तो ये दोनों नेता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के विरोध में, यानी कि नेता का जो गिरफ्तारी हुआ, इन्हीं के विरोध में 13 अप्रैल को जलियांवाला एक बाग है, वहां पर एक सभा को बुलाया गया, मतलब इकट्ठे हुए लोग। हालांकि उस दिन बैसाखी का दिन था, तो एक तरह से उसके उपलक्ष्य में भी लोग आए। तो उसी दरमियान हम देखते हैं कि जनरल ओ डायर जो है उसको इस लोग को वहां के लिए क्षेत्रीय जो है आपको जनरल ओ डायर जो है इस वहां पर नियुक्त किया गया कि आप वहां प्रशासन को देखिए। लेकिन इसने क्या किया कि एक रूल निकाला, एक नोटिफिकेशन निकाला कि अगर 2-3 लोग, 3 लोग से ज्यादा लोग होगा तो उसको मार दिया जाएगा। मतलब 2 लोग, 3 लोग से ज्यादा लोग कहीं भी इकट्ठा ना हो, न जुलूस करें, न इकट्ठा कहीं घूमे, 3-4 से ज्यादा लोग न हो। लेकिन ये जो प्रकाशित करवाया वो बड़े बड़े इश्तहारों में नहीं प्रकाशित करवाया, जिससे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चला कि एक ही दिन में प्रकाशित होता है और दूसरे दिन लोग, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। इसलिए जलियांवाला जो बाग में लोग एकत्रित हुए, हजारों की संख्या में एकत्रित हुए, और ये बात पता चली जनरल ओ डायर को, तो उसने डायरेक्ट आने के बाद ही गोली चलवा दिया। न भागने का मौका दिया, न पूछने का मौका दिया, यहाँ तक कि उसको हॉस्पिटल तक जाने का मौका नहीं दिया, न ले गया, न पहुंचाया। तो ये जलियांवाला हत्याकांड जो है एक तरह से घृण्य हत्या है, जो कि आपको 1000 से ऊपर जो लोग हैं, बच्चे बूढ़े बड़ों, सभी लोगों का हत्या हो जाती है। तो 1919 में 13 अप्रैल 1919 को, बाद में हम देखते हैं कि गांधी जी ये जो सत्याग्रह जो चला रहा था 6 अप्रैल को स्थापित किया था, 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह का समाप्ति की घोषणा भी इन्होंने कर दिया कि अब सत्याग्रह के, चूंकि हिंसक हो गया है, ऐसे भी हिंसक घटनाएं हो गया है। देखिए इसको भी एक तरह से और समझेंगे कि लगभग 8 अप्रैल 6 से 8 अप्रैल के बीच जो है कुछ ब्रिटिश जो अधिकारी है उनको भारतीय लोग हत्या कर देते हैं। तो इसी के विरोध में जो है जनरल डायर भी एक शासन को और कड़ा कर देता है, और जुलूस के लिए या फिर 4 आदमी से ज्यादा न हो उसके लिए प्रतिबंध लगा देता है। जो कि ये बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठा थे, इसमें 2 चीज के लिए थे। पहला कि रौलट एक्ट को विरोध करने के लिए भी थे, दूसरा इसलिए भी थे खड़ा, लेकिन शांति पूर्वक थे। दूसरा इसलिए भी कि सत्याग्रह जो गांधी जी ने आह्वान किया था उसके लिए बैठ करके शांति पूर्वक उन्होंने सत्याग्रह, कोई हिंसक घटना नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद ये घटना का अंजाम दिया गया। देखिए इसी से उभरते हैं भगत सिंह उस समय भारत नौजवान सभा का गठन करते हैं। इसी सब देखा उन्होंने, क्योंकि बहुत कम उम्र में सब देखा उस समय। उसी समय देखते हैं उधम सिंह बाद में हम देखते हैं कि जनरल ओ डायर को हत्या कौन किया करते हैं? उधम सिंह। लेकिन कब? तो 1940 में, क्योंकि वहीं इंग्लैंड में ही करते हैं, यहाँ नहीं। 1940 में, लगभग 20 साल के बाद वहां पर जब मौका इनको मिलता है, हालांकि वहीं फांसी भी हो जाती है। 1940 में इनको फांसी हो जाती है वहीं पर इंग्लैंड में। चलिए इसके मुतालिक हमने ये पढ़ा रौलट एक्ट। अब देखते हैं कि रौलट एक्ट को जो है, जो बाद में देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसको जांचने के लिए एक आयोग बनाया गया, हंटर आयोग। देखिए हंटर आयोग से हम ऐसे ही बता देते हैं।
चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए रॉलेट एक्ट हुआ, रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला हत्याकांड हुआ। इसी जलियांवाला हत्याकांड के बाद भी हम देखते हैं कि आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि है, उन्होंने इसको उपाधि को वापिस कर दिया था। चलिए उसके बाद देखते हैं इसी को जांच करने के लिए हंटर आयोग बना। देखिए हंटर आयोग, कभी कोई क्वेश्चन आएगा कि जलियांवाला, यानी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हंटर आयोग का किस क्षेत्र के लिए, यानी कि समिति का किस क्षेत्र से जाना जाता है, तो जलियांवाला हत्याकांड है उसी को जांच करने के लिए हंटर आयोग बना था। चलिए उसके बाद देखिए हंटर आयोग हुआ, आपको बना, लेकिन इसमें देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस समय गैर समिति, इन्होंने भी, अब गांधी जी ने भी एक समिति गठन किया, जो कह सकते हैं कि आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस का गैर सरकारी समिति था, सरकार नहीं गैर सरकारी समिति था। उसमें कौन कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू, सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास, अब्बास तैयब जी, एम.आर. जयकर और गांधी जी थे। ये महत्वपूर्ण रूप से 5 व्यक्ति थे जो कि इसमें समिति का गठन किया गया, और इसके अनुरूप जो है आगे का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का है उसमें एजेंडा में भी शामिल किया गया। चलिए इसके बाद भी देखते हैं कि हंटर आयोग में क्या निकल के आता है। हालांकि हंटर आयोग में हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण रूप से 3 व्यक्ति भी इसमें शामिल होता है। 3 व्यक्ति जो भारतीय हैं वो भी होता है, चीमन लाल शीतलवाड़ है, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये 3 व्यक्ति जो थे वो जांच में शामिल होते हैं। तो हंटर आयोग का जो बाद में जो रिपोर्ट आया, तो रिपोर्ट में ये कहा गया कि बिल्कुल जनरल डायर जो किया, हालांकि तत्कालीन जो कह सकते हैं मार्शल एक्ट जो लागू किया गया, या मार्शल एक्ट कहिए या फिर रॉलेट एक्ट कहिए, तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग उसने सही किया, ठीक है, वो नियंत्रित करने के लिए किया, भीड़ को तितर बितर करने के लिए इसने गोली चलाया, लेकिन ये गलत ये किया कि वो अपना कर्तव्य को गलत तरीके से निर्वहन किया। चाहता तो बिना गोली चलाए हुए भी अपना काम वो तितर वो कर सकता था। लेकिन ये सवाल जब पूछा गया आपको जनरल डायर से, तो उसने कहा कि बिल्कुल अगर मैं ऐसा करता तो फिर आ जाते और मेरा मजाक बन जाता, यानी कि हम प्यार से बोलते कि जाओ हट जाओ, फिर बाद में आ जाता तो यानी मेरा मजाक बन जाता, तो मैं मजाक नहीं बनाना चाहता था, मैं अपना कर्तव्य किया। फिर ये भी पूछा गया कि ठीक है, जो उसने वहाँ घायल थे उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं भेजा, तो बोला कि मैं उसके लिए, वो मेरा काम नहीं था, हॉस्पिटल भेजना मेरा काम नहीं था, सिर्फ मेरा काम जो अपना था वो हमने किया। तो इस तरह से वो अपना ये बात कहने में अपना स्थान समझता था। देखिए इसके पीछे भी ये है कि जो ब्रिटिश, जो एक सारा संसद में बहुत सारे जो नेता थे उसका ब्रिटिश, वो उसके साथ थे। दैट्स वाई इसने सिर्फ हंटर आयोग में इसको कहा गया कि ये आप जो किया वो गलत है, सही नहीं किया, सिर्फ उसको निंदा किया गया, लेकिन इसके ऊपर कड़ी जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि कोई सजा नहीं मिली उसको, जो सजा मिलनी चाहिए थे, कुछ दंड मिलना चाहिए, वो कुछ नहीं मिला, सिर्फ पद से इसको बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया। बाद में देखते हैं कि उधम सिंह ही जो है 1940 में इसको उधम सिंह जो है इसको मार देता है, गोली मार देता है। फिर 1940 में उधम सिंह को फांसी भी हो जाती है। तो हंटर आयोग से सिर्फ यही, ज्यादा कुछ भी नहीं, कि आपको जो जलियांवाला हत्याकांड है इसको इन्होंने से जांच के लिए था। चलिए इसके बाद देखिए और क्या क्या है उसको भी समझते हैं। चलिए अभी भारत शासन अधिनियम 1919 को हम लेके आते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार। देखिए मॉन्टेग क्या थे, ये एक सचिव थे, जैसा कि 1858 में जो ब्रिटिश शासन अधिनियम आया उसमें एक सचिव का पद जो है सृजित हुआ, और चेम्सफोर्ड क्या थे, तो वायसराय थे। ये दोनों मिल करके एक भारत शासन अधिनियम जो है एक लाया गया। हालांकि देखिए 1909 में भी भारत शासन अधिनियम एक आया था, अब उसको 10 साल के बाद एक रिव्यू करना था, तो 1919 में लाना था। जब देखते हैं कि 1919 के बाद 10 साल के बाद फिर 1929 में जो लाना होता है, लेकिन देखते हैं कि साइमन कमीशन इसी एक्ट को सुधार करने के लिए, देखने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, अमेंडमेंट के लिए 2 साल पहले 1927 में ही आ जाता है भारत, जिसका विरोध होता है, विरोध भी होता है, और क्यों होता है वो देखेंगे, बात की बात है। ठीक है, ये मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार क्या था, क्यों जरूरी था, और इसमें क्यों लाया गया, तो देखिए ये जनरली इसलिए लाया गया था कि देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 में जब स्टार्ट होती है, तो देखते हैं कि गांधी जी जो है उसमें साथ देते हैं, भारतीयों को भी बोलते हैं आप साथ दीजिए, आपका इंग्लैंड का जो भी हो साथ दीजिए।
तो उसमें देखते हैं कि साथ तो देते हैं, लेकिन एक उम्मीद रखते हैं कि युद्ध के बाद भारत के फेवर में कुछ एक महत्वपूर्ण रूप से कुछ बदलाव होगा, कुछ अधिकार होगा, कुछ बनेगा, ऐसा ये मानना था। और ये भी एक तरफ मानना था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो नरम दल है, वो भी एक उम्मीद किए हुए था कि कुछ ना कुछ एक अतिरिक्त आपको कह सकते हैं कि प्रांतीय जो स्वशासन है, स्वशासन का अब हमारे हाथ में आएगा, मतलब हमारे भारतीयों के हाथ में शासन जो है वो धीरे धीरे हस्तांतरित करना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा देने के लिए, शासन के लिए। तो देखिए इसमें एक तरह से ये भी हम देख सकते हैं कि मोंटेक चेम्सफोर्ड जो आए थे, ये इन्होंने क्या किया, हालांकि ये रिपोर्ट जो है 1919 में आता है, लेकिन लागू होता है 1921 में, 2 साल के बाद। तो ये जो आया अधिनियम इसलिए कि उत्तरदायी शासन की प्रगति के लिए आया था, कि उत्तरदायी जो शासन है उसको विकास और प्रगति हो, एक अच्छे तरह से शासन और हो, जो अमेंडमेंट है वो करेंगे। 1909 में जो हुआ शासन अधिनियम, उसका और विस्तार जो है, अच्छा जो है, यानी शक्ति जो है वो प्रांतीय सरकार को भी देंगे, जिसमें भारतीयों को भी शामिल करेंगे। तो इसके लिए लाया गया। तो देखिए इसमें क्या महत्वपूर्ण रूप से, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ये आता है कि द्वैध शासन प्रणाली है जो लागू कब किया गया, जो प्रांतीय में क्षेत्रों में, तो वो कौन सा एक्ट से आता है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 से आता है। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रूप से आपको आता है कि द्वैध शासन प्रणाली जो हम कह सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 में आता है। देखिए हालांकि देखिए केंद्र में द्वैध सदनीय व्यवस्था भी होता है, केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधान परिषद। इसमें और क्या आया कि मताधिकार में वृद्धि हुआ। पहले जो है मत देने का अधिकार बहुत सीमित लोग के लिए था, इसमें थोड़ा सा अब इजाफा किया गया। और इसके साथ साथ एक और किया गया कि महिला को भी वोट देने का अधिकार इसमें दिया गया, कि आप महिला भी वोट का दे सकते हैं। तो देखिए इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम विस्तृत रूप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अभी सिर्फ हम उन्हीं सब चीजों से हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या क्या उस समय क्या हुआ। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण रूप से है ये आपको मोंटेक चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट जो है आया, कब आया, 1919 में आया। लागू कब हुआ, आपको 1921 में लागू हुआ, और उत्तरदायी शासन की प्रगति के लिए आया था। तो अभी जो हम देखते हैं 1919 में जो ये आया एक्ट, इसके बाद ही हम देखते हैं कि, और इसमें हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे उदारवादी दल, उन लोग इसको सेटिस्फाइड नहीं हो पाए। बाद में हम देखते हैं कि स्वराज दल भी 1923 में बनता है। उसके बाद भी जो है स्वराज की मांग जो है वो खुले रूप से अपना अधिवेशन में शुरू हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये थोड़ा सा बेसिक ही है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतिहास से संबंधित थोड़ी सी बातें इसमें है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम वीडियो एक सीरीज वे में हम ले आएंगे। हमारी कोशिश ये है कि एग्जाम्स अभी जो आने वाले हैं लॉकडाउन के बाद, तो लॉकडाउन अभी जो लॉकडाउन तो अनलॉक हो ही गया, तभी हमारी कोशिश है कि अभी धीरे धीरे हम इतिहास को बस अब खत्म करेंगे, 10 वीडियो में और खत्म हो जाएगी पूरा। चलिए मेरे साथ बन रहिएगा।